नाजरीन, अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी होते ही काजी फायद ईसा नवाज शरीफ की तरह मुल्क से भाग गया है और इन्हें लंदन की तरफ जाने वाली फ्लाइट में देखा गया है, जो इस्तांबुल में कुछ घंटे क़याम के बाद लंदन रवाना होगी। इस्तांबुल जाने वाले पाकिस्तानी मुसाफिरों ने काजी फायद ईसा को जहाज में देखते ही इन्हें खूब खराज तहसीन पेश किया। जहाज के अंदर अगर डोनट होते तो जरूर काजी को पेश किए जाते, क्योंकि ये वो शख्स है जिसने पाकिस्तान को तबाह बर्बाद किया। जैसे ही इसकी नौकरी खत्म हुई तो ये नवाज शरीफ की तरह अपना सब कुछ लेकर मुल्क से भाग गया है और अब अपने उसी मुल्क जाएगा जहां लूटी हुई दौलत इकट्ठी की हुई है। चाहे मुस्लिम लीग नून के ये बड़े बड़े सियासतदान हो, चाहे इनके अहकामात पर अमल करने वाली ब्यूरोक्रेसी के अफसर हों, चाहे अदारों के सरबराह हों, हमने यही देखा है कि पाकिस्तान को लूटने के बाद ये पाकिस्तान में एक मिनट भी रहना गवारा नहीं करते, बल्कि नौकरी खत्म होते ही उसी मुल्क चले जाते हैं जहां लूटी हुई दौलत पहले से ही मुंतकिल की हुई होती है। और इनका पाकिस्तान से सरोकार बस इतना ही होता है कि जब तक ये नौकरी पर मौजूद होते हैं तो ताकतवरों के हुक्म की पैरवी करते रहते हैं और मिलकर करप्शन को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, क्योंकि करप्शन ही वो चीज है जिस पर सबका इत्तेहाद होता है। जैसे ही इनकी नौकरी खत्म, ये अपने इसी मुल्क चले जाते हैं जहां उन्होंने अपने घर बार बनाए होते हैं। इनकी जिंदगी का बाकी हिस्सा अपने मुल्कों में ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारने में सर्फ होता है। वो लोग जो पाकिस्तान में ईमानदारी की जिंदगी गुजारते हैं, वो नौकरी खत्म होने के बाद कोई दूसरी नौकरी ढूंढते हैं ताकि घर के अखराजात पूरे किए जा सकें। मिसाल एक सामने है कि नवाज शरीफ की खुशी और गमी लंदन में होती है, जो इसका असल घर है वो पाकिस्तान तभी आता है जब उसे वजीर आजम का लारा लगाया जाता है। वो वहां बैठकर ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार रहा है और अरबों डॉलर के कारोबार कर रहा है। काजी फायद ईसा की इमा की बदौलत इसकी करप्शन के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया गया। इमरान खान के दौर में जब काजी फायद ईसा की करप्शन की फाइल इमरान खान तक पहुंची तो उन्होंने सदर आरफ अलवी के जरिए काजी फायद ईसा के खिलाफ एक रेफरेंस प्री जुडिशियल काउंसिल भिजवाया था। काजी उस वक्त अपनी करप्शन के वादा सबूत होने की वजह से अपनी नौकरी से बर्खास्त होने वाले थे और इस्तीफा देने का सोच रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के कुछ दीगर जजों ने काजी फायद ईसा का साथ दिया और काजी के इस्तीफा देने की बजाय उस रेफरेंस को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया और यूं सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बेंच बना जिसने काजी फायद ईसा की समाअत की और इसके रेफरेंस को खत्म कर दिया। काजी फायद ईसा ने लूटी हुई दौलत अपनी बीवी के नाम पर रखी हुई थी, इसकी वजह से ये पकड़ा गया था, जबकि बाकी सारी दौलत दूसरे मुल्क में मुंतकिल कर चुका था। लेकिन जब काजी फायद ईसा से उसकी बीवी के असासे के बारे में पूछा गया तो काजी फायद ईसा ने भी वही जवाब दिया जो इसके सियासी आका नवाज शरीफ ने अपनी करप्शन पकड़े जाने पर कहा था कि मैं अपनी बीवी और बच्चों की दौलत का जिम्मेदार नहीं हूँ। सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस भी यही समझ रहे थे कि काजी फायद ईसा के खिलाफ कोई इंतकामी कार्रवाई हो रही है, इसलिए सबूत होने के बावजूद साथी जजेस ने कार्रवाई नहीं की। काजी को बचाने में सबसे अहम किरदार जस्टिस मंसूर अली शाह ने अदा किया था। दूसरा, काजी फायद ईसा को देखें जिसने मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस बनने से रोकने के हर वो कदम उठाया जिसके जरिए आईनी तरमीम हो पाई ताकि काजी फायद ईसा को एक्सटेंशन मिल सके। जस्टिस मंसूर अली शाह ने काजी फायद ईसा को बारहा ये बावर करवाने की कोशिश की कि वो ताकतवरों का आलाकार ना बने बल्कि कानून और आइन के मुताबिक फैसले करे, लेकिन काजी फायद ईसा ने साथी जजेस के साथ दुश्मनी बना ली और ताकतवरों का आलाकार बनकर सुप्रीम कोर्ट को अपने जाती मकासद के लिए इस्तेमाल किया। काजी फायद ईसा ने आईनी तरमीम करवा दी, खुद तो वो चीफ जस्टिस बन ना सका, लेकिन उसने जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता जरूर रोक दिया। 25 अक्टूबर एक ऐसा दिन बन गया जो सियासत के ऐवानों, जलसों और टॉक शोज में अपना रंग जमाता रहा। इसकी वजह यह भी थी कि नए चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन नहीं हो रहा था। हालांकि रवायात के मुताबिक 1 या 2 हफ्ता पहले नए चीफ जस्टिस का ऐलान हो जाता था, क्योंकि आईनी तरमीम होने से पहले चीफ जस्टिस की तकर्री के लिए सीनियोरिटी का असूल राइज था। सबको मालूम था कि अगला चीफ जस्टिस कौन होगा। ये आईनी तरमीम ना होती तो अगले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब होते। 26वीं आईनी तरमीम के लिए जिसको सारी रात लगाकर उसे मंजूर कराया गया, इससे साफ पता चलता है कि जल्दी सिर्फ इसी वजह से थी कि चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोका जाए। साबिक चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा को लिखे गए एक खत में उन्होंने ये भी कहा कि लोग हमारे अमाल देखते हैं और उनकी राय तारीख बनाती है, मगर इसमें तो किसी को शक नहीं होना चाहिए कि तारीख किसी को माफ नहीं करती, मगर ये भी एक तलख हकीकत है, कोई तारीख से सबक सीखने को तैयार होता है और ना उस पर यकीन रखता है कि तारीख भी माफ नहीं करती। असल में इंसान की कता नजरी जब इक़्तिदार के हिसार में मुकीद हो जाती है तो उसे इसी बात का ध्यान ही नहीं रहता कि वक्त कितनी तेजी से गुजर जाता है। दुनियाए आलम की तारीख ऐसे वाकयात व शख्सियात से भरी पड़ी है जिन्होंने इस बात को साबित किया कि वो तारीख के जबर और उसकी सफाकियत से महबूब नहीं रहे। वो इस खुश फहमी में थे कि यहाँ जो तारीख रकम की जाएगी वही मानी जाएगी। अब यजीद के मामले को ही देख लें, जब वो काफिला हुसैनी पर जुल्म और बर्बरियत की तारीख
تاریخ رقم کر رہا تھا تو اس خوش فہمی میں اسے اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا، اب جو کچھ بھی ہوگا میری مرضی سے ہوگا، حالانکہ تاریخ کسی کے بھی ہاتھ میں نہیں ہوتی۔ ہم اپنے پاکستان کی تاریخ میں ہی دیکھ لیں، کوئی بتائے گا کہ اس نے کس کو مات دی؟ بڑے بڑے آمروں عوام کے نام پر اقتدار حاصل کرنے والے لیڈروں اور اپنے وقت کے فرعون کو تاریخ نے کس طرح روند کے نہیں رکھ دیا؟ سامنے کی حقیقت ہے، مگر کوئی اس وقت تک نہیں مانتا جب تک تاریخ کے ستم کا خود شکار نہیں ہو جاتا۔ جب انسان اپنے اقتدار کے نشے میں ہوتا ہے تو اسے ذرا فکر نہیں ہوتی کہ میں کیا کر رہا ہوں، کل کو میں نے ڈوبنا بھی ہے۔ کیا ضیاء الحق تاریخ کے جبر کا شکار نہیں ہوئے؟ 11 برس تک وہ سیاہ اور سفید کے مالک نہیں تھے، لیکن ان کے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں تھا، اور جن کرداروں کو تاریخ نے معیوب قرار دیا وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ جن ججز نے پی سی او کے تحت مارشاء اللہ ادوار میں حلف اٹھائے وہ تاریخ کے بدنما خانے میں جگہ بنا گئے، اور جنہوں نے انکار کیا وہ آج بھی احترام کے مقام پر تاریخ کے الفاظ میں یاد کیے جاتے ہیں۔ بات کسی ایک شعبے کی نہیں، تاریخ کی درترس تو ہر شعبے پر معید ہوتی ہے۔ اب وہ پتھر کا زمانہ تو ہے نہیں، اب تو لمحے لمحے کی خبر جدید ٹیکنالوجی کی وجہ سے ملتی ہے اور اپنا اچھا یا برا نقش چھوڑ جاتی ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ بھی تاریخ کا ایک بدترین کردار بن گیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب قاضی فائز عیسیٰ کو پاکستانیوں نے جہاز میں دیکھا تو خوب لانتیں اور گالیاں دیں۔ قاضی سر جھکا کے یہ ساری کاروائی سنتا رہا مگر کچھ کہہ نہ پایا۔ جب یہ چیف جسٹس تھا تو اس کے اندر اتنی فریونیت تھی، اس نے یہ سوچا بھی نہیں ہوگا کہ کبھی یہ یوں عوام کے ہتھے چڑھ سکتا ہے۔ سنا ہے کہ لندن میں بھی قاضی کو عوام کے غصے کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور انشاءاللہ ایسی خبریں آتی رہیں گی۔ تاریخ کا پہیہ جب گزر جاتا ہے تو کوئی سپاہی کوئی وزیر اس کو بدل نہیں سکتا۔ اب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا معاملہ بھی تاریخ کے حوالے ہو گیا ہے، وہ تاریخ جو بے رحم ہے اور اس پر مٹی بھی نہیں ڈالی جا سکتی۔ سوال یہ ہے کہ ان کی شخصیت اتنی متنازع کیوں بنی کہ آج ان کے جانے پر جشن منائے گئے ہیں اور لوگ اسے دیکھ کر گالیاں دینے لگ جاتے ہیں۔ اس وجہ سے بھی قاضی فائز عیسیٰ بڑے فیصلے نہیں کر سکے۔ جب ایک کلائنٹ نے ان پر عدم اعتماد کیا اور انہوں نے درخواست دی کہ ان کا کیس قاضی صاحب نہ سنیں، تو انہوں نے عدلیہ کی اعلیٰ روایات کو پیش نظر رکھنے کی بجائے ان کیسز میں خود کی موجودگی کو یقینی بنایا۔ ان کے دور میں بنیادی انسانی حقوق کی سراسر خلاف ورزی ہوئی، عدلیہ کو خوف و ہراس میں مبتلا کیا گیا۔ ججوں نے تاریخ میں پہلی بار خطوط لکھ کر انہیں آگاہ کیا، لیکن قاضی ان کے تحفظ کا ذریعہ نہیں بن سکے۔ کسی گفتگو میں بلاول بھٹو زرداری نے کہہ دیا کہ 26ویں آئینی ترمیم قاضی فائز عیسیٰ کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ خدا چھوڑتے ساتھ ہی ان کی ذلت اور رسوائی بلندیوں پر پہنچ چکی ہے۔ اسے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پہیہ کس طرح الٹا چلتا ہے۔ تھینک فار واچنگ۔